सलील भाई, जो दूसरा सवाल है वो जैसे जब आप सेक्युलरिज्म की और एक चौथी जो बड़ी एक योगदान या उपलब्धि रही उससे जो बात करते हैं उससे निकल कर आता है कि जब हम देखें तो एक दो ब्रॉड धड़े, एक बहुत बड़ा और एक उसके साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में समझ लीजिए ये 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, आगे चल के आता है कि एक तो कांग्रेस थी और कांग्रेस के साथ लेफ्ट के भी राइट के भी तब तमाम बहुत से लोग थे, संगठन जो कोई ऐसा नहीं था कि कोई बिल्कुल एक ही चीज़ थी। कांग्रेस बहुत चीज़ों का एक सम्मेलन ही मान लो एक था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे थे जो सीधे सीधे धर्मों से जुड़ी हुई संस्थाएं निकल कर आती हैं। मुस्लिम लीग बनती है 1905-1906 में और वो ज़्यादातर धर्म की बात करती है, काफ़ी हद तक कहें तो आगे चल के सांप्रदायिक हो जाती है। उसी के मानो उसकी प्रतिक्रिया में या अपनी तरफ से हिंदू महासभा बनती है, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है, उसमें भी बहुत से लोग बनकर आते हैं। उनके शुरुआती वर्षों में देखें तो शायद ये अपने अपने धर्मों की या उनके बारे में उनके अंदर में प्राइड की बात करते हैं, लेकिन उतने शायद सांप्रदायिक नहीं थे जितना समय आते आते धीरे धीरे बनते चले जाते हैं। ये भी मानेंगे कि उसमें से कुछ लोग थे जो कांग्रेस में भी मेंबर थे, कभी चले जाते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं। लेकिन आप मूलतः माने तो जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई, जिसको हम बहुत साधारण शब्दों में कहेंगे एंटी इंपीरियल जो स्ट्रगल था, आज़ादी के लिए जो आंदोलन था, उसमें ना मुस्लिम लीग और उसके लोग जुड़ते हैं, ना हिंदू महासभा और उसके लोग उस तरीके से जुड़ते हैं जैसे जो मुख्य धारा के लोग जुड़े हुए थे। ऐसा क्यों होता है? जी, ये बड़ा मुश्किल, बड़ा जटिल सवाल है और मुझे फिर से एक बार को 19वीं सदी में इसके लिए जाना होगा, इसके जवाब को ढूंढने के लिए। 19वीं सदी में मेरे हिसाब से दो पैरेलल प्रक्रियाएं चल रही हैं, दो पैरेलल प्रोसेसेस चल रहे हैं। एक तो पहला जिसकी तरफ मैंने थोड़ी देर पहले इशारा किया था, नेशन मेकिंग का, नेशन ऑफ इंडियन पीपल जो है वो बन रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। वो कैसे बन रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग भाषाओं के, धर्मों के तमाम लोग, स्थानीय लोग, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। एक चेतना के स्तर पे उनको ये एक नई चेतना आ रही है कि हम सब ये जो भारत जो चीज़ है, हम सब उसका हिस्सा हैं और देयरफॉर हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, हिंदू, मुसलमान, ऊपर के नीचे के, एक सब लोग जुड़ रहे हैं। तो एक पैरेलल, एक तो स्ट्रीम ये है 19वीं सदी में हो रही है, इसकी शुरुआत हो रही है, 20वीं सदी तक चलती रहती है नेशन मेकिंग की। दूसरी उसकी पैरेलल प्रक्रिया ये है कि इसी दौरान में इसके बरक्स रिलीजियस, पैन इंडियन रिलीजियस कम्युनिटीज का बनना भी शुरू हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया कॉन्शियसनेस, ऑल इंडिया कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम जो हमेशा से हमारे इतिहास में थी, वो भी नहीं थी, उसका भी कोई उदाहरण नहीं मिलता है। स्थानीय थी, लोकल थी, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो कि कुछ हिंदू थी, कुछ मुसलमान थी, कबीरपंथी थे, तमाम ऐसे। उन सब में भी एक 1857 की बात खास तौर से एक प्रोसेस चल रहा है जिसको कि मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियाज कम्युनिटी प्रोफाइल। इंडिया की कम्युनिटी प्रोफाइल ऐसे बदल रही है कि इंटरनली स्टैंडर्डाइज्ड, अंदर तो उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है और एक दूसरे से सेपरेशन हो रहा है। एक्सटर्नल डिफरेंशिएशन और इंटरनल स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है और पैन इंडियन, अखिल भारतीय कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम्स की बन रही हैं। मतलब इस तरह के बहुत उदाहरण मिलते हैं कि 1890 में कि गोरखपुर में गाय को लेके हिंदू और मुसलमानों के बीच में कुछ लड़ाई हुई और बंबई में जो हिंदू और मुसलमान थे जो कि यहीं से माइग्रेट होकर गए थे, वो सडनली एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो मतलब गोरखपुर के हिंदू मुसलमान जो हैं और बंबई के हिंदू मुसलमानों में मुसलमानों में अलग से और हिंदुओं में अलग से एक रिश्ता, एक जुड़ाव बन रहा है चेतना और कॉन्शियसनेस के लेवल पे। तो ये भी प्रक्रिया चल रही है। अब 20वीं सदी में जो आती है तो ये दो तरह की कम्युनिटीज बन रही हैं, और भी हैं बट मैं दो की बात कर रहा हूं। एक कहते हैं कि नेशनल कम्युनिटी ऑफ इंडियन पीपल और पैन इंडियन रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो जो पैन इंडियन कम्युनिटी है वो तो जाहिर सी बात है कि वो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल में आ जाती है। कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही है और वो अंग्रेजों से लड़ भी रही है, लेकिन वो एक नेशन को भी लेके चल रही है। तो वो कम्युनिटी समझ लीजिए कि कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक तरीके से, इंडियन कम्युनिटी, नेशनल कम्युनिटी। ये दो जो कम्युनिटीज हैं, ये दो पिच होती हैं एक दूसरे के बरक्स।
हिंदूज मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ, और हर चीज़ में लगता है कि एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होगा। हिंदी उर्दू की लड़ाई होती है जो कि सिर्फ भाषाओं की लड़ाई है, लेकिन वो ऐसी हो जाती है कि फिर हिंदी हिंदुओं की बन जाती है, उर्दू मुसलमानों की बन जाती है, और फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन में लिंग्विस्टिक डायमेंशन जुड़ जाता है। मॉडर्न पॉलिटिक्स आती है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आते हैं, सीट्स इन द लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन इन जॉब्स, हर वो चीज़ आती है जिसमें कि ये दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के बरक्स दिखाई देती हैं। ये दो कम्युनिटीज़ जो हैं, ये इनमें अदर जो है ऑपोजिशन एक दूसरे से है, हिंदुओं को मुसलमान से, मुसलमानों का हिंदुओं से। इनके दिमाग में ये नोशन पूरा है नहीं कि वो एक ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पावर है जिसके खिलाफ संघर्ष करना। दिमाग में तो है लेकिन वो सेकेंडरी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी लड़ते हैं, जैसे कि आपने बताया, तो बिल्कुल खिलाफत आंदोलन के दौरान में होता है और भी तमाम उसमें होता है, लेकिन वो एक तरह से सेकेंडरी रहता है। जो इंडियन नेशनल कम्युनिटी है उसके लिए प्राइमरी अंतर्विरोध कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ है। ये जो दो कम्युनिटीज़ हैं इनका जो प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है वो एक दूसरे के खिलाफ रहता है। फिर जब इनके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, तब वो उसको और ज़्यादा मुखरता, और ज़्यादा शार्पनेस, और ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन मिलता है। और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का, इनकी बेसिक फ़िलॉसफी जो है वो यही है, और एक्टिविटी भी यही है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। उनको हम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी माने या उनको ट्रांसफॉर्म कर दें पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सो डिमांड जो इनकी हैं वो कोई रिलीजियस नहीं होती हैं, डिमांड सारी पॉलिटिकल होती हैं कि हमको लेजिस्लेचर में कितनी सीट मिले, वोटिंग राइट्स मिले, जॉब्स कितने मिले, मुसलमानों के लिए अलग प्रोविंसेस बने, सिंध अलग से बने, जहाँ वो माइनॉरिटी में है वहाँ उनको वेटेज मिले, जहाँ वो मेजॉरिटी में है वहाँ उनको उनका मेजॉरिटी स्टेटस बना रहे, वगैरह वगैरह। कोई भी रिलीजियस डिमांड नहीं होती, लेकिन उसका आधार रिलीजियस है। तो रिलीजियस क्लासिफिकेशन है, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है। तो रिलीजियस कम्युनिटीज़ जब पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती हैं तो वो एक दूसरे के बरक्स आती हैं, तो फिर वो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल जो है वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि अक्सर वो ब्रिटिश से मदद मांगती हैं। मुस्लिम लीग की कोशिश रहती है कि ब्रिटिश उनको ये दें, हिंदू महासभा अपील करती है ब्रिटिश को कि भाई सिंध को आप बॉम्बे से अलग मत कीजिए, अलग वो, तो वो तो डिमांड कर रहे हैं, और ब्रिटिश अक्सर उनकी डिमांड मान भी लेते हैं, मुस्लिम लीग की खास तौर पे, हिंदू महासभा की तो नहीं मांगते। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या डिमांड करेगा? वो तो कह रहा है कि आप छोड़ के जाइए, तो वो तो ब्रिटिश थोड़ी डिमांड मान लेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट इनएविटेबली प्रो इंपीरियलिस्ट, प्रो ब्रिटिश हो नहीं सकता है। कॉन्स्टिट्यूटिवली, इनहेरेंटली उसे तो एंटी इंपीरियलिस्ट होना ही है। जब आप पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं या स्वराज की बात कर रहे हैं, पूरी आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसी डिमांड रख ही नहीं सकते जो कि ब्रिटिश ग्रांट करेंगे, वो तो आपको लेना ही होगा। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की, धड़ों की और कम्युनिटीज़ को जो डिमांड है, वो डिमांड इस तरह की है कि वो ब्रिटिश को डिमांड करते हैं और ब्रिटिश उनको देंगे, दें या ना दें या कुछ कम हद तक दें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो उसमें फिर एंटी इंपीरियलिस्ट तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो पूरे स्ट्रक्चरल रीजंस हैं कि ये जो दो 19वीं सदी में कम्युनिटीज़ धीरे धीरे पैन इंडियन बन रही थी, जिनके ऑर्गेनाइजेशंस अपने बनते हैं, जिनकी अपनी पॉलिटिक्स आती है, जिनकी अपनी मांगें हैं, जिनकी अपनी डिमांड्स हैं, और इन मांगों का, डिमांड्स का स्वरूप ऐसा है कि वो एंटी इंपीरियलिस्ट नहीं हो सकते। इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रो इंपीरियलिस्ट नहीं हो सकता, इसलिए कि वो जो जिस दिन वो प्रो इंपीरियलिस्ट हो गया उस दिन वो नेशनल मूवमेंट नहीं रहेगा, उसको तो क्विट इंडिया कहना ही होगा। ये लोग नहीं कहते हैं, इसलिए कि इनकी डिमांड्स है अंग्रेज़ों से, और अंग्रेज़ अक्सर उनको पूरा करते हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम लीग की डिमांड्स को। सलील भाई, इसको फिर अगर अंग्रेज़ों की तरफ से देखें, जो सवाल दिमाग में बार बार आता है जी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या उससे उसके जो नेता थे, उससे एक परस्पर संवाद अंग्रेज़ों का बनता है, ठीक है। 1885 जब बनती है, उसके बाद पहले ये लोग बातचीत करते हैं, पिटिशन देते हैं, चिट्ठियां देते हैं, उसके बाद एक ज़्यादा क्रांतिकारी रोल में आ जाते हैं, आंदोलन भी करते हैं, और धीरे धीरे आंदोलन की उनकी गति, उनका साइज़ बढ़ता चला जाता है, और अंग्रेज़ उस तरह से दबाव में आते चले जाते हैं, और फिर एक आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। अब एक भी है कि अगर ना भी चाहती बरतानिया सरकार की इनको महत्व दें या इनको इम्पोर्टेंस दें,
तो अपने वर्चस्व से, अपनी ताकत से, अपने नंबर से वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। वो नापसंद करते हुए भी उन्हें गांधी जी से बात करनी पड़ती है, सरदार पटेल से बात करनी पड़ती है, नेहरू से बात करनी पड़ती है, कांग्रेस के अधिवेशनों में जो भी रेजोल्यूशन आते हैं उन पर नज़र रखनी पड़ती है, उन पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप देखें कि सन 40-45 के चुनाव के पहले देखें तो माने तो मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा कोई था भी नहीं असर। एक समझ लीजिए माइनर पार्टी की तरह था। 36-37 को चुनाव ले लीजिए, ठीक है, उसके लोग कुछ अंग्रेज़ों के बारे में बातें करते रहते थे। ये किस रणनीति के, किस समझ के या किस तरफ से आती हुई ये बात रही कि कई बार ऐसा लगा कि अंग्रेज मुस्लिम लीग को भी उतनी ही महत्वता, उतनी ही इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं या देते थे जितना वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या उससे जुड़े हुए लोगों को देते थे। हिंदू महासभा में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादा वो उतना शायद बढ़ के सामने नहीं आ पाया। मुस्लिम लीग की डिमांड्स को काफ़ी ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट किया और वो उसके पीछे एक 19वीं सदी की बैकग्राउंड ब्रिटिश कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, इसमें अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं। वो इंटरेस्ट उनकी भाषा, उनकी पूरी वोकैबुलरी का बड़ा हिस्सा है और हमें उन इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करना है, उनको केटर करना है। तो माइनॉरिटीज़ को एक इंटरेस्ट की तरह, ग्रुप की तरह से देखते हैं। तो 1906 में जो आगा खान का एक डेलीगेशन है जो कि 2-3 मुख्य डिमांड्स रखता है, वो डिमांड यही रखता है कि मुस्लिम्स न्यूमेरिकली तो अब देश में कम है, 25% हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो हमको जो भी पॉलिटिकली हमको दिया जाए वो हमारी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर ना दिया जाए, हमारी पॉलिटिकल हमारा जो राजनीतिक महत्व है उसके आधार पर दिया जाए। दूसरी डिमांड ये भी करते हैं कि मुस्लिम्स प्रतिनिधि जो हैं वो मुस्लिम ही चुन के आए, मतलब मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी चोजन बाय द मुस्लिम इलेक्टोरेट्स। ये दोनों डिमांड्स जो हैं वो 1909 का जो एक्ट है, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म जिसको कहते हैं, उसमें स्वीकार हो जाती हैं। उसके बाद में 1919 के बाद में जो 4 मुख्य डिमांड मुस्लिम लीग की आती हैं, ख़ासतौर से 1924 से जब खिलाफत आंदोलन लगभग ख़त्म हो जाता है। एक तो वो यही कहते हैं कि पंजाब और बंगाल के अलावा, पंजाब बंगाल 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हैं, और होने चाहिए। तो और कहाँ से आएंगे? सिंध को बॉम्बे से हटा दिया जाए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो आज पाकिस्तान, उसको भी एक प्रोविंस माना जाए, गवर्नर्स प्रोविंस, तो ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हों। वो सारे प्रोविंसेस जैसे यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, जहाँ पर कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर उनको वेटेज दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर 14% हैं तो उनको 25 डबल उसको करके 28% सीट्स में मुझे याद है 30% के करीब मांगा था उन्होंने। जी। और चौथी डिमांड मुख्य ये रहती है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, जैसे पंजाब बंगाल, जहाँ पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी है लेकिन बड़ी स्लेंडर है, 55%, 54% है, यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट हो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, उनकी मेजॉरिटी अफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, लैंडलॉर्ड वगैरह वगैरह को इतनी सीट दे दी जाए कि वो उनकी मेजॉरिटी से नीचे आ जाए। तो ये उनकी डिमांड रहती। ये सारी की सारी डिमांड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मान ली जाती है। तो ये तो बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है ब्रिटिश का कि माइनॉरिटी के नाम पे, अलग इंटरेस्ट्स के नाम पे, वो मुस्लिम लीग की सारी डिमांड्स जो हैं वो स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की डिमांड्स को मानने का उनका काफ़ी कमज़ोर रिकॉर्ड है। एक उदाहरण मिलता है जब स्वदेशी आंदोलन को तो उन्होंने पूरी तरीके से दबा दिया था, लेकिन फिर भी 1911 में जब वो राजा आते हैं तब वो स्वदेशी तो बंगाल के पार्टीशन को दोबारा से बंगाल को एक कर देते हैं, जो लिंग्विस्टिक यूनिटी बंगाल की थी उसको बचा के, और बिहार और उड़ीसा को अलग कर देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी डिमांड थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से या नेशनल मूवमेंट की तरफ से आई, जिसको कि स्वीकार किया। इसके अलावा कोई भी और इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है उनको एक्सेप्ट करने का, इसलिए कि ये तय है कि अगर वो नेशनल मूवमेंट की डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे तो ब्रिटिश कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए कि ये डिमांड अंग्रेज़ों की पावर के अगेंस्ट में है।
तो इसलिए वो कर नहीं पाते। तो बिल्कुल ही दो अलग तरह की ट्रैजेक्टरी हैं। मुस्लिम लीग की डिमांड्स पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, हिंदू महासभा को वो बहुत इंपॉर्टेंट मानते नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं उदाहरण में। कांग्रेस की डिमांड्स को उनको एक्सेप्ट करने का उनका बिल्कुल ही बहुत ही कमज़ोर रिकॉर्ड है, और वो कर भी नहीं सकते। अब क्विट इंडिया अगर एक नेता कह रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि भारत छोड़ के तुम जाओ, कौन सी पावर है जो कि एक्सेप्ट करेगी? वो एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। आपको ज़बरदस्ती उनको निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। तो वो डिमांड भी इसी तरीके की होती है। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है, उसको कौन सी सरकार, कोई स्टेट कैसे एक्सेप्ट करेगी? वो तो ये है कि आप अपनी ताकत बढ़ा के और आप ले लीजिए आज़ादी, वो आपको आज़ादी कैसे देंगे? मुस्लिम लीग की डिमांड ऐसी है कि आराम से दी जा सकती है। पाकिस्तान भी आखिरकार ब्रिटिश ने ही दिया था, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से हमारे देश का पार्टीशन होता है, तो वो भी ब्रिटिश का दिया हुआ है। नहीं, वो तो सीधी बात है भाई, जब आज़ादी भी उन्होंने दी तो एक तरीके से पार्टीशन वही करके उस पर तो हम लोग आगे एपिसोड पे बात करेंगे। मैं क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे भी बने हैं जिन पे आगे चर्चा करनी, वो हम लोग अगली बार में बात करेंगे। मैं एक आखिरी सवाल से चाहता हूँ कि आज की आपकी मेरी बातचीत ख़त्म हो, वो ये है कि मुस्लिम लीग का जो कैरेक्टर माने, वो सामान्यतः माने उस समय के जो जमींदार थे, जो तालुकदार जागीरदार थे, उनके लोग ज़्यादा उसमें थे। ठीक है, और ठीक है, चलिए वो इसलिए बना था कि उनको लगता था कि अगर आने वाले भविष्य में एक स्वतंत्र डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान होगा तो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे, दब जाएंगे, हिंदू ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी जैसे हम लोग, हमारे को भी अंग्रेज़ बराबर से देखते हैं, मुसलमानों से बात करते हैं, हिंदू से बात करते हैं, तो कुछ हमारी आवाज़ें शायद दब सकती है। तो चलो मान सकते हैं कि वो लोग अंग्रेज़ों के ज़्यादा चेलागिरी में फंसे हुए थे। लेकिन अगर आप हिंदू महासभा, चलो हिंदू महासभा ही छोड़ दो, 22-23 में संघ बनता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनता है, उससे एसोसिएटेड कुछ संगठन बनते हैं। इनका चरित्र तो वैसा नहीं था। नहीं, ठीक है, ज्यादातर माने तो अपर कास्ट के लोग थे। ठीक है, अपर कास्ट के बहुत से लोग तो कांग्रेस में भी थे और सब कुछ न्यौछावर कर आज़ादी के आंदोलन में जुड़े थे, एंटी कास्ट मूवमेंट्स में भी जुड़े थे। तो अच्छा बुरा कम ज्यादा वो अलग चर्चा की बात है। ये आरएसएस जब बात करती है, हिंदुओं को संगठित करने की बात करती है, स्वयं सेवा की बात करती है, तो ये आज़ादी के आंदोलन से क्यों परहेज करती है? उसमें फिर क्यों नहीं जुड़ती है? भाई अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर समझ लो मैं, और चलो उस समय तो ये इसकी बात स्पष्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं मानूँ एक तरीके से उनको अगर ये भी एक कैरेक्टर दूँ कि उस समय ये मान रहे थे कि एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए या हिंदू धर्म के आधार पर नया देश बनना चाहिए, तो वो फिर उस आंदोलन में जो सही में उनको एक वैसा देश दे सकता है, वो तभी आगे जब अंग्रेज हटेंगे। जब तक अंग्रेज हटेंगे तो ये तो कोई चीज़ आती नहीं, ना मनुस्मृति संविधान बनता, ना हिंदू राष्ट्र बनता, वो तो अंग्रेज के जाने के बाद ही बनता। वो क्यों नहीं इसमें जुड़ते हैं? तो वो दो चीज़ें, दो वजह हैं। एक तो एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है और एक लार्जर है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट तो बहुत क्लियर है कि जिस परिवेश में, जिस माहौल में आरएसएस की फॉर्मेशन होती है 1925 में, वो दौर है जब हिंदू मुस्लिम संबंध, रिलेशंस, पॉलिटिकल, सोशल भी बिल्कुल ही अपने क्या कहेंगे उसको, नादिर, बिल्कुल ही लोएस्ट। क्योंकि 20 के दशक में राइट्स हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। मालाबार में, कोहाट में राइट होता है, बहुत सारे, और शुद्धि संगठन एक तरफ होता है, तबलीग तंजीम दूसरी तरफ होता है, मुस्लिम्स में सेपरेटिज्म भी बढ़ता है। खिलाफत ने भी, खिलाफत ग्लोबल लेवल पे तो बड़ा आंदोलन था, लेकिन उसमें बहुत ही रिग्रेसिव और रिएक्शनरी टेंडेंसीज भी उसमें शामिल थी। तो खिलाफत ने भी बहुत ही नेगेटिव फोर्सेस को एक्टिवेट किया मुस्लिम्स के बीच में, और उनका असर काफ़ी समय तक रहता है। बहुत वायलेंस होती है हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। तो ये वो पूरा परिवेश है जो कि खिलाफत के बिल्कुल ही बरक्स है। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, खिलाफत में श्रद्धानंद जो हैं वो जामा मस्जिद में जाके, उनको बुलाया जाता है और वो खुद जाते हैं और एक भाषण देते हैं, अपील करते हैं लोगों से। वो टाइम ही बिल्कुल अलग तरह का था, और वो 24 के बाद में पता नहीं क्या होता है कि एकदम से इतनी तेजी से पलट जाता है और बहुत ही बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे है। तो ऐसे में आरएसएस बनती है, तो वो जो उस कॉन्टेक्स्ट का स्टैम्प है वो आरएसएस के ऊपर काफ़ी तरह से रहता है। दूसरी वजह यह है कि जो आरएसएस का प्रोजेक्ट था वो एक, जिसको कि सिंपल शब्दों में कहें, हिंदू यूनिटी का, कि हिंदूज जो हैं वो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, एक हिंदू यूनिटी को क्रिएट करना है।
उस प्रोजेक्ट में ब्रिटिश ऑपोजिट अदर नहीं रहते हैं, उस प्रोजेक्ट में मुस्लिम्स अदर रहते हैं। तो मेजर जो फॉल्ट लाइन या मेजर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो वीज़ावी मुस्लिम्स रहती है। जिस तरीके से एक जब कांग्रेस की या एक प्रोसेस की कोशिश रहती है कि एक भारतीय लोगों का एक समुदाय बनाया जाए, एक इंडियन नेशन बनाया जाए, तो उस इंडियन नेशन में वो कॉन्टेक्स्ट इस तरह का है कि वो इंडियन नेशन बनेगा जिसमें कि जो कि एंटी इंपीरियलिस्ट होगा, जो कि ब्रिटिश के खिलाफ होगा, जो कि स्वतंत्रता की, कॉन्सेशंस की, आज़ादी की बात करेगा। लेकिन ये जो मुस्लिम यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में स्ट्रगल जो है वो बिल्कुल ही सेकेंडरी हो जाती है, वो बिल्कुल प्राइमरी है ही नहीं। प्राइमरी जो फॉल्ट लाइन उसकी है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। रिलीजियस कैटेगरी अपने आप को डिफाइन करती है दूसरी रिलीजियस कैटेगरी के टर्म्स में, और वो मुस्लिम्स के साथ में भी होता है। तो इस वजह से बावजूद इसके कि एक हिंदू यूनिटी, हिंदू एक्सप्रेशन, फुलफिलमेंट, कल्चरल एम्बिशंस वगैरह तभी पूरी हो सकती थी जबकि ब्रिटिश यहाँ से चले जाते। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पर भी हिंदू यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है या मुस्लिम यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें मेजर फॉल्ट लाइन ब्रिटिश के साथ में नहीं होती है, मेजर फॉल्ट लाइन जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में उनकी होती है। थैंक यू सलील भाई। तो मैं इतना ही कहूँगा, जो आपसे मैंने सुना कि उस समय जो संगठन बना वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था, हिंदू स्वयंसेवक संघ था। ये बात हुई थी उस समय, ये डिबेट भी चली थी किसका नाम क्या होना चाहिए। मैंने इस बात को सामने रखा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सलील भाई थैंक यू वेरी मच, और आशा करेंगे कि आगे और समय है, क्योंकि दिक्कत अब जो हो रही है, जो आपको मैं यहाँ आज इस 1 घंटे के बाद छोड़ रहा हूँ, कि इतने सवाल बन रहे हैं कि लग रहा है कि आपके साथ कम से कम कुछ घंटे और बिताने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने हमारा ये एपिसोड देखा है, आपसे भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना समय आपने बिताया, देखा। आशा करेंगे सलील भाई के साथ और भी हम लोगों को मौके मिलेंगे इसी तरीके से वॉइस ऑफ रीज़न के एपिसोड्स रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।